Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम आईटी के वीडियोस कब आएंगे, तो लो जी हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के साथ। जी हाँ, क्लास 9th आईटी पार्ट ए और पार्ट बी में आपकी बुक डिवाइडेड है। पार्ट बी के 2 यूनिट सक्सेसफुली खत्म करने के बाद पार्ट ए के फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। आज इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि जैसे कि चैप्टर का यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम जो बातचीत कर रहे होते हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है, इस कम्युनिकेशन में लोगों के क्या नजरिए होते हैं, उनका क्या ओपिनियन होता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, वही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत करने के पहले वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में है, आईटी में है और इंतजार कर रहे हैं कि मैम 10th आईटी के वीडियोस कब आएंगे, तो बेटा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th आईटी का यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमने खत्म कर लिया और बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स 2nd यूनिट के भी। सो बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है ना। आई नो कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे कुछ टाइम बाद और उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बट जब बरखा मैम आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है। लास्ट ईयर की तरह आप भी झंडे गाड़ के आने वाले हो, फुल मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ शुरुआत से लेकर एंड तक। ठीक है जी, चलिए तो अब पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन समझने के पहले ना एक कहानी आपको सुनाती हूँ। देखो, पर्सपेक्टिव सभी लोग जानते हैं, ओपिनियन, आपका जो नजरिया है उसको कहते हैं मैम, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक कहानी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और आगे जो फिर मैं आपको बताऊंगी ना सारे फैक्टर्स इसके, कि पर्सपेक्टिव को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो इस कहानी से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस कहानी में ना एक बच्चे की बात की जा रही है जिसका नाम है विवान। आप देख रहे हो, इस विवान की बात की जा रही है जो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का बेटा है। ठीक है, अब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा नए शिफ्ट होते हैं एक कॉलोनी में। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पे जब भी आप कहीं नई जगह जाते हो तो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हो कि आसपास के लोग कैसे होंगे, कैसे बातचीत शुरू करेंगे, फेमिलियर होने में टाइम लग जाता है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा बेसिकली क्या है, एक नई जगह पर शिफ्ट होते हैं अपने बेटे विवान के साथ में। अब प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पर यह है, आप सोच रहे हो कि मैम ठीक है शिफ्ट हो गए, कुछ दिनों बाद एडजस्ट हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये जो बच्चा है विवान, उसको ना डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसमें फिजिकल फीचर्स और मेंटल एबिलिटी में कुछ डिफरेंट होता है, नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा उसका बिहेवियर अलग होता है, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर मिसेस शर्मा जो है वो अपने सन को एवरीडे पार्क में लेकर जाती हैं। अब जनरली आप भी जाते होंगे, हर शाम को बाहर निकलते होंगे, घर के बाहर जो चल रहा है आसपास वो देखते होंगे सोसाइटी में, गार्डन पार्क में जाकर जो भी है आप इंजॉय करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिसेस शर्मा भी क्या करती है, सिमिलरली अपने बच्चे विवान को लेकर शाम को पार्क में जाती हैं। अब होता क्या है वहां पे कि जो भी दूसरे पेरेंट्स होते हैं, जो दूसरी मदर्स आती हैं, वो उस विवान से इंटरेक्ट करने में डरती हैं, बातचीत नहीं करती हैं, घुलते मिलते नहीं है वहां के बच्चे। वो उन्होंने अपने बच्चों को मना किया होता है कि भाई इस बच्चे से बात नहीं करनी है, विवान है जिसको डाउन सिंड्रोम है, वो हो सकता है कि दूसरे बच्चों पे गुस्सा कर जाए, भड़क जाए, है ना। तो ये सिचुएशंस आ सकती है क्योंकि दैट विवान पर्सन इज व्हाट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर्स से। बट वहीं पर एक और बच्चा है जिसका नाम है रोहन। रोहन की मदर को छोड़कर बाकी सारी मदर्स की ये एक्सपेक्टेशन से या ये उनका मानना है कि भाई विवान से बातचीत नहीं करना, तुम लोग उसके पास मत जाना, अदरवाइज वो भड़क जाएगा, तुम लोगों को हार्म भी कर सकता है ना। बट रोहन मदर्स ऐसा नहीं सोचती है। वाई मैम, क्या रीजन है इसका? क्योंकि रोहन मदर्स ने इस डाउन सिंड्रोम के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उन्हें पता है कि ये बच्चे जनरली किसी को हार्म नहीं करते। यदि आप किसी से प्यार से बातचीत करते हो, यदि आप किसी के साथ में अच्छा बिहेव करते हो, तो कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है। तो रोहन की मदर का नजरिया अलग है, वो विवान के साथ में रोहन को खेलने देती है, एक्सेप्ट ऑल दी मदर्स, जितनी भी मदर्स हैं। सो यहाँ पर ना यदि हम बात करें
नजरिए की, यदि हम यहाँ पे बात करें पर्सपेक्टिव की, तो जितनी भी अदर मदर्स हैं बच्चों की, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका सोचना अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। और यहाँ पे रोहन की मदर की थिंकिंग अलग है, उनका सोचना, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया अलग है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, बात हो रही है पर्सपेक्टिव की, नजरिए की, सोचने की, समझने की, है ना। तो यदि आपकी सोचने की, समझने की शक्ति सही है, यदि आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में सोचते हो, सही तरीके से समझते हो, तो सारी दुनिया आपके लिए सही होती है। लेकिन वही किसी चीज को आप गलत नजरिए से, गलत तरीके से सोचते हो, समझते हो, तो वो आपके लिए गलत ही कहलाता है। तो सेम हियर, द रॉन्ग पर्सपेक्टिव इज अफेक्टिंग देयर कम्युनिकेशन विद द शर्मा's family, and let us now learn about what is perspective, how it is formed and how it affects our daily life। देखो, हम सोशल एनिमल्स हैं, बिना कम्युनिकेट किए तो रह नहीं सकते, और ये बात आप अच्छे से मानते हो। मैंने आपको कहा कि मौन व्रत धारण कर लो बेटा जी, पूरा एक दिन आपको किसी से बातचीत नहीं करना है। एक दिन क्या, मैम 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे हम किसी से बातचीत किए बिना। हम इंटरैक्ट करेंगे, चाहे फिर फोन में इंटरैक्ट करें, किसी के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम में बातचीत करें, बिना बात किए, बिना बोले, बट इंटरैक्ट तो करेंगे। कोई मूवी देखे या कोई सॉन्ग सुने, बट इंटरैक्ट तो करेंगे। तो सिमिलरली देखो, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपका नजरिया जो है ना, वो जरूरी होता है, वो जरूरी होता है। अब पर्सपेक्टिव हुआ क्या, तो इस कहानी से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो, कैसे सोचते हो, उसको कैसे समझते हो, हाउ यू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड एवरी कम्युनिकेशन एंड इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। तो यहाँ पे हमने बात की विवान की, तो विवान को लेकर रोहन की मम्मी का नजरिया ऐसा नहीं था जैसे बाकी अदर मदर्स का नजरिया था। तो यहाँ पे दोनों के नजरिए आप देख पा रहे हो, किसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, किसका रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। तो हर एक पर्सन अलग अलग वे में सोचता है, अलग अलग वे में काम को करता है, उसका सोचना, उसका समझना, उसका नजरिया सब अलग होता है ना जी, क्योंकि डिफरेंट पीपल एग्जिस्ट, हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज एवरीवन सीज थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ सामने दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको 2 पर्सन दिख रहे हैं, ये रेड कलर टी शर्ट वाला पर्सन नंबर 1 एंड ब्लू कलर टी शर्ट वाला पर्सन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर। अभी सपोज मैं यदि यहाँ से खड़ी होकर देख रही हूँ तो मुझे ये 6 दिख रहा है, एंड सेम ईयर यदि मैं इस साइड से आऊंगी तो मुझे ये 6 ना दिखकर क्या दिखेगा, 9। तो भाई इस पर्सन 1 को ये 6 नजर आ रहा है और इस पर्सन 2 को ये 9 नजर आ रहा है। अब आप किसको गलत बोलोगे? भाई कोई गलत बोल रहा है क्या? कोई गलत नहीं बोल रहा है। दोनों के नजरिए से, दोनों के बिहाफ से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो भाई दोनों ही करेक्ट है ना जी। यदि यहां से देखोगे तो नंबर 6 है, वहां से देखोगे तो नंबर 9 है, और दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं मैं तो सही देख रहा हूं, मुझे तो सही पता है। अंडरस्टूड। तो वही लाइन लिखी है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, वी कन्वे एंड इंटरप्रेट मैसेज थ्रू द फिल्टर्स ऑफ आवर नॉलेज, बिलीव्स एंड मोटिव्स। जैसी हमारा विश्वास होता है, जैसा हमारा नॉलेज होता है, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम हमारा नजरिया रखते हैं, वैसे ही हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स है जो आपके पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स के लिए फैक्टर्स बताए गए वो ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। अगर एग्जाम में आ गया और पूछ लिया गया आपसे व्हाट इज पर्सपेक्टिव, एक एग्जांपल से बता दो, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो रोहन और विवान वाला एग्जांपल मैंने दिया है वही लिख कर आओ। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो कि रॉन्ग और राइट पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर रहे होंगे। भाई स्कूल जाते हो, सुबह से लेकर शाम तक घर आते हो, रात तक कोचिंग वगैरह सोते हो, जब तक कितने ऐसे इंसिडेंट होते होंगे जो आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना। अब सबसे पहला फैक्टर जो यहां पर है वो है विजुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है। किसी भी पर्सपेक्टिव को मेजर करने के लिए, किसी के भी नजरियों को समझने के लिए एक विजुअल पर्सपेक्टिव होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसा आप देखते हो वैसा आप सोचते हो। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये चीजों को देखकर एनालाइज करने की कोशिश करता है। समझ में आई बात? सो आवर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आईज एंड इंटरप्रेटेड। जो चीजें आपको दिख रही होती है उसी को आप सच मान लेते हो, उसी को आप समझ लेते हो, है ना। सो विजुअल पर्सपेक्टिव रिफर्स टू आवर टेंडेंसी टू फोकस ओनली ऑन द पार्ट्स ऑफ द सिनेरियो दैट वी आर most inclined to notice. Okay जी, now let us understand the concept of by giving an example। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में भी हर एक पर्सन का देखने का नजरिया भी अलग होता है, हर एक पर्सन का सोचने समझने का नजरिया भी अलग होता है। अभी जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि भाई ये पर्सन इस नंबर को देख रहा है एज ए 6 और ये पर्सन इस नंबर को देख रहा है एज ए 9, तो दोनों का विजुअल पर्सपेक्टिव अलग है। वो दोनों ही उस नंबर को देखकर अलग अलग थिंकिंग रख रहे हैं अपनी। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो सेम ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस फिगर को देखकर, क्विकली देखकर आपके दिमाग में क्या आया, इस इमेज को देखकर आपको क्या लगा। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कुछ
ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस इमेज को देखकर सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो हमें दो फेसेस दिख रहे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। अब मैंने बोला तो होपफुली आपको वो दिखा भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये देख रहे होंगे कि मैम यहाँ पे एक व्हाइट कलर का वास रखा हुआ है, ठीक है जी, क्या ये है? तो देखो मेरे बोलने पर आपके दिमाग में जो इमेज बन रही थी या जो आपका नजरिया हो रहा था वो थोड़ा बदला होगा, लेकिन आपने चीज को देखकर क्या एनालाइज किया। तो अभी क्लियर हो रहा है पॉइंट कि लुक एट द फिगर हैज टू विजुअल पर्सपेक्टिव्स। इस फिगर के दो विजुअल पर्सपेक्टिव है, वन इज ऑफ टू ब्लैक फेसेस इन द फोरग्राउंड विद अ व्हाइट बैकग्राउंड एंड द अदर इज ऑफ अ व्हाइट वास इन द फ्रंट विद अ ब्लैक बैकग्राउंड। देख पा रहे हो आप यहाँ पे व्हाइट वास विद द ब्लैक बैकग्राउंड एंड टू ब्लैक फेसेस that are opposite to each other with which is on white background। तो यदि आपको ये दो चीजों में से कुछ भी एक चीज तुरंत देखते से क्लिक हुई तो आपके दिमाग ने इस चीज को देखकर प्रोसेस किया, इस इमेज को देखकर प्रोसेस किया। लेकिन वही कोई अगला पर्सन आपको ये बताता है कि भाई यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, तब आपको समझ में आएगा। देखो किसी भी चीज के दो तरीके होते हैं सोचने समझने के, या तो आप उसको पॉजिटिव वे में समझते हो या उसको नेगेटिव वे में समझते हो, है ना। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है जो चीजों को प्रोसेस करता है। सो वी यूजुअली सी ओनली वन ऑफ द पर्सपेक्टिव एट फर्स्ट। देखते से ही आपने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को देखा होगा ना। सो द सेकंड पर्सपेक्टिव इज विजिबल आइदर आफ्टर सम टाइम और व्हेन समवन टेल्स यू टू ऑब्जर्व मोर केयरफुली। और दूसरा पर्सपेक्टिव आपको तब दिखा होगा जब किसी ने कहा होगा बेटा जी इसको ध्यान से देखो, तब आपको दूसरी चीज भी क्लियर हुई होगी। वो ये वही चीज हो गई कि एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल सर्कल बना दिया और बताया कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो एक बार में देखकर आपका प्रोसेस कर लेगा ब्रेन की भाई यहाँ पे 4 या 5 ट्रायंगल है, लेकिन जब आप उसको केयरफुली देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखने लगेंगे, है ना जी। सो दस वी सी दैट बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर वैलिड। और यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि कौन सा पर्सपेक्टिव वैलिड नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग नजरिए होते हैं, वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है चीजों को सोचते और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन आर जजमेंट्स दैट वी मेक अबाउट पीपल वी आर कम्युनिकेटिंग विद। अभी आपकी क्लास में ही कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हो सकता है कि 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, तो उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पर आप उनको जज करते हो और उसके बेसिस पे आपने अपना पर्सपेक्टिव बना रखा है कि यार ये तो टॉपर बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छे पढ़ने में है, मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है, तो आप अपना भी जजमेंट कर लेते हो ऑन बिहाफ ऑफ दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उसका पर्सपेक्टिव डिसाइड कर लेते हो, अपना जो थिंकिंग है पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड कर लेते हो। मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, जो भी मैंने बताया कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको जज कर लेते हो, अपना नजरिया बना लेते हो। पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, अभी कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिच है, डेली नए नए बॉक्सेस, नई नई बुक्स, कॉपीज, नया पेन, एवरीथिंग न्यू आपको रेगुलरली मिलता है, नए शूज एवरीडे मिलते हैं, नया ड्रेस एवरीडे मिलता है, तो आप उसको क्या बोलूंगी भाई ये तो बड़ा रिच पर्सन है। होता है जनरली ऐसा, हम हमारा जो मेंटल जो थिंकिंग है वो उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं। अंडरस्टूड? तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो विजुअल परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्टर आता है आपके लैंग्वेज। अबे लैंग्वेज क्या होता है मैम? तो पर्सपेक्टिव प्ले अ रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एज वेल। देखो देखने के साथ साथ कोई बंदा देखकर समझ में आता है, कोई सुनकर उसकी बात को समझता है। मेरी बात समझ में आई? आपने किसी को देखा और कुछ समझ लिया, सामने वाले ने उससे कुछ बातचीत की और फिर बात करने के बाद में किसी बंदे को समझा। सो सम वर्ड्स कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं या नहीं होते? ये बताओ, होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा फेयर, ठीक है। अब इस फेयर के दो मतलब होते हैं। फेयर का एक मतलब होता है कि आपका कलर फेयर है, और एक और फेयर का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ में सही से पेश आ रहे हो, इक्वल बिहेवियर रख रहे हो कि नहीं, वो भी एक फेयर होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप देखो, जिन वर्ड्स के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। आपने किसी को बोला किसी और मतलब से होता है, उसने समझा किसी और मतलब से होता है। जनरली ये होता है कि नहीं हमारे साथ, हम किसी को कुछ और वे में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो समझ लेता है किसी और तरीके से, और बदले में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, है ना। जैसे कि आपके एग्जाम में आप बता रहे होते हो अपने दोस्त को चीटिंग करवा रहे होते हो, भाई फर्स्ट का फोर्थ आंसर है, उसने समझ लिया फोर्थ का फर्स्ट आंसर है, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर हुआ मेरी बात? सो लैरी बार्कर सेड इफेक्टिव लिसनर्स रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव नो मीनिंग, पीपल हैव मीनिंग। जो इफेक्टिव लिसनर्स होते हैं ना, उनके वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता है, बल्कि उनके लोगों का मतलब होता है कि वो किस तरीके से क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लैरी बार्कर कहते हैं द असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू अ टर्म इज एन इंटरनल प्रोसेस as meaning comes from inside us, and although our experiences, knowledge and attitude differ, we often misinterpret each other's messages while under the illusion that common understanding has been achieved। तो होपफुली अभी लाइन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नाउ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके एग्जाम्पल को।
तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही लिखा है, द मेन इज फेयर, द स्टेटमेंट में बी इंटरप्रेटेड इन 2 डिफरेंट वेज। द मेन इज फेयर, अब आप क्या समझे इसको देखकर, द मेन इज फेयर, हम ये समझेंगे कि वो पर्टिकुलर जिस मेन की बात की जा रही है उसका रंग गोरा है, वो फेयर कलर का है। या फिर हो सकता है कि आपने इसको ऐसे समझा हो कि द मेन इज अनबेस्ड इन हिज जजमेंट, वो अपने जजमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ही इज फेयर इन हिज जजमेंट। तो 2 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। पहला तो उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, दूसरा उसका जजमेंट अनबेस्ड है, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस एक बात आपने एक सेंटेंस बोला लेकिन उसके मतलब अनेक, और ये अनेक मतलब समझने के लिए अनेक लोग हैं जो अपने अपने दिमाग का यूज करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ रहे होते हैं। तो पर्सपेक्टिव यहां भी क्या है, एक मेजर फैक्टर का रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है बेटा। अब पास्ट एक्सपीरियंस कैसे मैम, देखो पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको जाना है जयपुर, ठीक है। अब आप कभी जयपुर नहीं गए हो, आपके घर से आपकी सिटी से जयपुर जाने के 2 रास्ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके साथ जो आपका दोस्त है वो पहले किसी पाथ ए से किसी एक रास्ते से जयपुर गया होगा और उसका एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो रास्ता जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, वहां बहुत ज्यादा जो है रोड खराब है, परेशान होंगे और लेंदी भी है, तो क्यों ना हम रोड 2 से चले, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आपने अपनी दोस्त की बात मानी, क्यों, क्योंकि वो पहले उस रास्ते से जा चुका है। तो 2 रास्ते में से आपने ऐसा पाथ सिलेक्ट किया जो कन्वीनियंट होगा, जो शॉर्ट होगा और जो आपको जल्दी से जयपुर पहुंचाएगा। ये आपने सिलेक्शन कैसे किया, ये आपका नजरिया कैसे बदला, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर अपना पास्ट एक्सपीरियंस चेक किया कि पहले जो हुआ है तो हम उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। Understood? So we enter a situation or communication with certain expectations of what will happen and behave accordingly. These are based on the filters or perspectives that we have developed due to our past experiences. अभी एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे और अच्छे से क्लियर होगा। You are incredibly nervous the first time when you perform on stage. अभी ध्यान से समझना, कितने बच्चे हैं जिनको पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने में बहुत डर लगता है। भाई मुझे भी लगता था, जब मैंने पहली परफॉर्मेंस अपने स्कूल टाइम पे स्टेज में दी थी तो मैं भी बहुत नर्वस थी, समझ में आई बात। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा और आज आपके सामने अनलिमिटेड पब्लिक भी होगी तो आप स्पीच दे सकते हो, आप स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस। हमने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया। अब यहीं पे वो एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस को लेकर स्टेज पर देने से, बट आफ्टर योर टीचर एंड क्लासमेट्स अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को यदि आपके क्लास टीचर्स और आपके जो क्लासमेट्स हैं वो यदि अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और नेक्स्ट टाइम आपको ये हेजिटेशन, ये नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताता है कि भाई यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ओके, तो पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना वो काफी आपके पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करता है, आपके सोचने को, आपके अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पे लिखे हुए, सपोज यू स्पोक इन द क्लास एंड द क्लास लव्ड। अब ये भी चीज होती है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास में पहली बार यदि किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो या आपके मुंह से कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं या कुछ फनी वर्ड्स निकल जाते हैं तो पूरी क्लास हंसने लग जाती है, और एट दैट टाइम यदि टीचर ने आपको डांट दिया तो अगली बार क्या होगा, या तो आप बोलने में हेजिटेट होंगे, डरोगे, अगली बार आप आंसर नहीं करोगे, है ना। तो वही चीज है, तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपके फ्यूचर रिजल्ट को अफेक्ट करता है। यू हेजिटेड इन स्पीकिंग अप इन द क्लास। Understood. Next, your classmate refused the last time you asked him to give his science notebook. आपने अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से साइंस की नोटबुक मांगी और उसने रिफ्यूज किया कि भाई मुझे नहीं देना साइंस की बुक या कॉपी, मेरे पास नहीं है, या किसी भी रीजन से उसने आपको रिफ्यूज किया कि उसने नहीं देना है। तो अगली बार क्या होगा, आप अपना नजरिया तो पहले सेट कर ही लोगे कि भाई इसने रिफ्यूज कर दिया तो कुछ भी बिना सच जाने हम उसके बारे में कुछ भी प्रिटेंड करने, कुछ भी सोचने लगेंगे। अंडरस्टूड? सो यू डोंट आस्क हिम द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आप उससे नहीं मांगोगे, इवन दो मैं हैव द रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली दिस टाइम। भले वो दूसरी बार आपको कॉपी देने के लिए रेडी होगा लेकिन आप नहीं लोगे क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये चीज कहता है ना। तो बात समझ में आ गई आपको, पास्ट एक्सपीरियंस इज व्हाट। चलो बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ, दैट इज एटीट्यूड। अभी आप सोच रहे हो कि मैम इतने सारे एग्जांपल्स देकर क्यों समझा रहे हो, बेटा सुनो, क्वेश्चन इस बार बदले हैं, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाएंगे और वहां पर ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स,
ये भरपूर है एग्जाम्पल से ही, मतलब जितने एग्जाम्पल से समझोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन भी ऐसा ही जाएगा कि XYZ इज अ पर्सन, वो इस तरीके से किसी काम को करता है, तो आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे उस काम को इंटरप्रेट करोगे, कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मेरी बात समझ में आई? पास्ट एक्सपीरियंस फैक्टर के एग्जांपल बताओ, कैसे इसको आप अफेक्ट करोगे कि आपके पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो जितने एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जितने एग्जाम्पल्स आप देकर आंसर लिख कर आ सकते हो उतना बेस्ट है। अभी एटीट्यूड, ये बताओ एटीट्यूड अफेक्ट करता है कि नहीं? करता है मैम, बिल्कुल करता है। आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले भी होते हैं, है ना। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं कि किसी से बात ही करना पसंद नहीं करते, पता नहीं कहाँ का ईगो, कहाँ का एटीट्यूड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल और चिल होते हैं, हर किसी से बात करते हैं, हर किसी के साथ में घुलते मिलते बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे एटीट्यूड आपने देखे होंगे, है ना। अब ये जो एटीट्यूड है ये हमारी सोच को कैसे बदलता है वो समझो, हमारा नजरिया कैसे बदलता है, इससे हमारा नजरिया कैसे डिपेंड करता है। सो एटीट्यूड इज अ माइंडसेट एक्चुअली, ये हमारा माइंडसेट होता है दैट डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स एन आइडिया और अ सिचुएशन एंड रेस्पॉन्ड्स टू इट। बात समझ में आई? द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ, ध्यान से समझना। लुक एट द ग्लास, ये ग्लास देख पा रहे हो आप? इस ग्लास को देखकर कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैम ये ग्लास हाफ फिल्ड है? जल्दी से बताओ। सोच रहे हो, आपको देखकर क्या समझ में आया? आपको यही समझ में आया कि मैम ये तो हाफ फिल्ड है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये देख रहे होंगे कि मैम ये ग्लास हाफ एम्प्टी है। भाई दोनों चीजें यहाँ पे बन सकती, आप दोनों तरीके से सोच सकते हो कि दिस ग्लास इज हाफ फिल्ड और दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी। अंडरस्टूड? और दोनों ही सही है। तो बात समझ में आई कि लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर, इट इज हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, ये आपको बताना है। सो व्हेन लुकिंग एट द ग्लास ऑफ वाटर देयर कैन बी टू ओपिनियंस, वन स्टेटिंग दैट ग्लास इज हाफ फुल व्हाइल अदर कंसीडरिंग एज द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। सो दिस ओपिनियंस और परसेप्शन डिपेंड ऑन द पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड। आपके दिमाग ने इस पिक्चर को देखकर जो प्रोसेस किया, आपके दिमाग का जो एट द टाइम ऑफ स्टेट था कि आपने इसको देखकर जो इंटरप्रेट किया वो आपने कहा। तो हर एक पर्सन के अलग अलग एटीट्यूड होता है, एक्चुअल में ये उसका माइंडसेट होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, है ना। तो बेसिकली बात करें, इट इज यूज्ड एज एन मेटाफोर फॉर लाइफ, डिस्टिंग्विश ऑप्टिमिस्टिक पीपल फ्रॉम पेसिमिस्टिक, right? Some people focus on opportunities provided to them and feel grateful, while others choose the focus on the lack of facilities and complain about their life. अभी सपोज कि आपको कोई बहुत अच्छे स्कूल में जो है एडमिशन मिल जाता है, वो स्कूल जिसका आप सपने में सोचते हो, कोई बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल स्कूल आप चाहते हो अपने लिए और आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बहुत खुश हो जाने वाले हो कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, ये वो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे होंगे, कुछ कमियां निकाल रहे होंगे कि ठीक है भाई इतना अच्छा स्कूल है लेकिन यहाँ पे फीस भी तो ज़्यादा है, तो इतनी फीस भरकर इतने अच्छे स्कूल जाने में क्या मतलब है? ठीक है, फीस ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो एक अपॉर्चुनिटी में आप खुश भी हो सकते हो, उसी सेम अपॉर्चुनिटी में आप दुखी भी हो सकते हो, ठीक है। सो दोनों स्टेट ऑफ माइंड बताता है आपके एटीट्यूड को या आपके जो सोचने समझने की जो हम बोल सकते हैं ना ताकत है उसको, ठीक है, कि आप किस वे में किसी चीज को सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है। सो पीपल एटीट्यूड्स डिफाइन व्हाट दे वे परसीव एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या परसीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी थिंकिंग डिसाइड कर लेते हो, ठीक है जी। और इससे पहले सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये है कि जिस पे आप विश्वास करते हो, जैसा आपका नॉलेज है वैसा आपका थिंकिंग होता है। कुल मिला के बात सिर्फ ये होती है, ये जो पर्सपेक्टिव हम डिसाइड करते हैं ना, वो ये सारे फैक्टर्स तो होते ही हैं, और इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ नॉलेज और बिलीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है प्रेजुडाइज। अब प्रेजुडाइज क्या होता है? कितने बच्चे हैं जो प्रेजुडाइज के बारे में जानते हैं? देखो, प्रेजुडाइज बेसिकली बात करें तो ये वो आइडिया और ओपिनियन होता है जो किसी फैक्ट या लॉजिक या एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होता है। अब आप सोच रहे हो मैम ये क्या बात कर रहे हो कि किसी फैक्ट लॉजिक पे बेस्ड नहीं होता है? जी हाँ, किसी फैक्ट किसी लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता है, जो आप मन से सोच लेते हो, जो आप खुद से थिंक कर लेते हो, वो प्रेजुडाइज कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने दोस्त से कोई साइंस की नोटबुक मांगी, सपोज साइंस की नोटबुक वाला एग्जाम्पल हमने देखा अभी, है ना। तो अब क्या होगा, सपोज आपके फ्रेंड ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास नहीं है साइंस की नोटबुक, मुझे नहीं देना है। अब बिना रीजन जाने कि वो क्यों नहीं आपको साइंस की नोटबुक दे रहा है, ये बिना रीजन जाने आपने क्या किया, बिना फैक्चुअल जाने, बिना उसका सच जाने, आपने दिमाग में ये चीज बना ली
कि इसने मुझे साइंस की बुक नहीं दी हुई है, तो अब आने वाले टाइम में मैं भी इसे कोई बुक या कोई कॉपी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, आज से वो आपका दोस्त नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग में बना ली है, बिना सच जाने, बिना ट्रुथ जाने, बिना फैक्ट जाने। हो सकता था कि आपके दोस्त के पास उसकी कॉपी हो ही नहीं, किसी और दोस्त के पास हो सकता है कि उसका वर्क ही इनकम्प्लीट हो। अंडरस्टूड? तो बिना फैक्ट जाने, बिना सच जाने जब हम अपने दिमाग में किसी भी चीज को बना लेते हैं, बुन लेते हैं, तो वो प्रेजुडाइज कहलाता है। ओके, सो प्रेजुडाइज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव एटीट्यूड। हमेशा प्रेजुडाइज जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड को कंसीडर करता है। इट इज रिलेटेड टू hatred and intolerance of certain group of peoples. Okay, so these are the partially due to culture or partially due to personal preferences. अब ये जरूरी नहीं है कि आप आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो कहते हैं ना कि हमारे सामने सच होता है फिर भी हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने ये मान लिया तो हम ये मान के बैठे कि ऐसा ही है, भले ही सच आपके सामने हो फिर भी आप नहीं मानोगे। तो ये देख रहे हो, दिस इज नोन एज प्रेजुडाइज। ओके, सो व्हेन वी एक्ट ऑन आवर प्रेजुडाइज इट इज बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। ओके, वी कैन डिस्क्रिमिनेट, वी मेक डिसीजंस विदाउट ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और द ग्रुप दैट वी आर जजिंग। सो सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजुडाइज आर सोशल स्टेटस, जेंडर, बेस और एटीट्यूड towards especially abled people or antipathy towards the particular religion or cultural group. Sometimes ऐसा भी होता है कि कुछ religion को लेकर भी आप जो है अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हो, सोच लेते हो, समझ लेते हो कि यार इस religion के लोग अच्छे नहीं होते, और धर्म को लेकर तो लड़ाई कब से चली आ रही है ना जी। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रेजुडाइज का ही एक पार्ट हम बोल सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है, अब नया बच्चा जब क्लास में आता है ना, कोई नया स्टूडेंट इनरोल होकर आता है, तो वो लिटिल बिट हेजिटेट होता है कि एकदम से क्लास में नए फ्रेंड्स कैसे बनाए जाए, थोड़ा उसको फैमिलियर और फ्रेंडली होने में टाइम लगता है। लेकिन एट दैट टाइम सपोज मान लो कि एक हफ्ते वो किसी से बातचीत नहीं करता है हेजिटेशन की वजह से, या उसका बिहेवियर ऐसा है, बिना सच जाने हम उसको लेकर अपनी एडवाइस बना लेते हैं। ठीक है कि भाई ये नया स्टूडेंट आया, ये तो किसी से बात नहीं करता है, बोलता नहीं, बहुत इगोइस्टिक है, क्या रिच है, क्या रीजन है, बस आपने अपनी जो है माइंड सेट कर लिया है कि ये बच्चा सही नहीं है, ये न्यू स्टूडेंट है बट ये किसी से बातचीत नहीं करता है, फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप उससे बात कभी नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ जब माइंडसेट हम बना लेते हैं तो इसी को कहते हैं प्रेजुडाइज। ओके, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, सो लेट इट बी व्हेन वी कैटेगराइज पीपल वी डू नॉट कंसीडर देम एज इंडिविजुअल्स एंड वी ओवरलुक देयर इंडिविजुअल क्वालिटीज एंड देयरफॉर फेल टू अंडरस्टैंड एंड अपील टू देम। राइट, अब लिख कर आ सकते हो, प्रेजुडाइज आ गया तो लैंग्वेज आ गया, पास्ट एक्सपीरियंस, विजुअल पर्सपेक्टिव आपसे पूछ लिया गया तो आप इनको लिख कर आओगे। इसके एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए गए तो ये भी अब आप आसानी से लिख कर आओगे, टिक करके आओगे, क्योंकि आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है। जब इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा तो सही आंसर टिक करोगे। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एनवायरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट आवर पर्सपेक्टिव। भाई एनवायरमेंट भी आपके पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है। कैसे? सुनो, डू यू स्पीक टू योर पेरेंट्स इन द सेम वे दैट यू डू टू योर फ्रेंड? बताओ, क्या ऐसा करते हो? जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो बिल्कुल वैसे ही अपने पेरेंट्स से भी बात करते हो? ये सच है? नहीं मैम, पेरेंट्स से हम बात करते हैं जैसे आपका घर का एटमॉस्फेयर होता है, जैसे आपको सिखाया जाता है, हमेशा बताया जाता है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, घर में भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो घर का डिसिप्लिन पेरेंट्स ने मेंटेन किया हुआ है ना, सारी चीजें जगह पर रखनी चाहिए। जब भी बात करो तो आपसे रेस्पेक्टफुली आपको बात करनी होती है। अंडरस्टूड? लेकिन वही जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो फिर आप अपने फ्रेंडली नेचर में आके बात करते हो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है जी, तो वही चीज है कि नो, क्योंकि वहां पे आपका इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? अभी स्कूल में क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से कैसे बात करते हो आप, और वहीं जब आप अपनी क्लास में जाते हो टीचर नहीं होती है तो क्लास का एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट कैसा होता है? सो एनवायरमेंट अफेक्ट्स ना। आर यू फॉर्मल व्हाइल टॉकिंग टू द पीपल यू नो वेल? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी नो। ऑब्वियस, जिन पर्सन्स को आप जानते नहीं हो क्या उनसे भी बिल्कुल फ्रेंडली नेचर में ही बात करते हो? नहीं, थोड़ा तो फॉर्मल होना पड़ता ही है। नाउ ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है आपके अलग अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन को। जैसे कि सम स्टूडेंट हेजिटेट टू द वॉइस देयर ओपिनियंस इन द क्लासरूम व्हाइल अदर्स थ्राइव ऑन द अटेंशन ऑफ देयर क्लासमेट्स। अभी किसी स्टूडेंट्स की वॉइस एकदम बहुत शानदार होती है तो हमेशा जो टीचर्स होती है, कोई भी इवेंट होता है तो भाई उसी को होस्ट करने को कहते हैं, क्योंकि उसकी वॉइस बहुत शानदार है। समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है। Now, while some students enjoy and learn more from classroom discussions, the shy students do not speak in the class.
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम डिस्कशन में आगे होकर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, जैसे डिबेट वगैरह जो कॉम्पिटिशन्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बोलने में डर लगता है, वो ये सोचते हैं कि यार मैं बोलूंगा कहीं कुछ गलत हो गया, किसी ने डांट दिया, कोई हंस रहा होगा, तो वो शाई नेचर के होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो आप देखो वही सेम इन्वायरमेंट, लेकिन वहां पे जो स्टूडेंट है उनकी थिंकिंग अलग अलग है, उनका बिहेव करने का तरीका अलग अलग है, उनकी सोचना अलग अलग है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो दैट सिमिलर इन्वायरमेंट अफेक्ट द डिफरेंट वेज। Understood? Now if the teacher talks to the shy students personally, they are better able to convey their problem and opinions. अब यदि टीचर वहां पे उस shy students से पर्सनली बात करेगी, उसके जो भी डर है, इसका जो हेजिटेशन है, उसको दूर करने की कोशिश करेगी, तो नेक्स्ट टाइम दैट स्टूडेंट्स विल परफॉर्म बेटर। ओके जी, आ गई बात समझ में। सो रिकॉग्नाइजिंग हाउ द एनवायरनमेंट अफेक्ट योर कम्युनिकेशन विद अदर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाई समवन माइट बी कम्युनिकेटिंग इन पर्टिकुलर वे। So this understanding further helps you to create a choose an environment that is conducts you for any specific communication. एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, if the teacher knows her student's personality, she can hold fruitful discussion in the class and also give personal attention to the shy student. ओके जी, आ गई बात समझ में। तो दैट environment also affect the communication, also affect your perspective. Now feelings. अभी देखो फीलिंग्स का मतलब तो बहुत अच्छे से समझते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो, जैसा आपका विश्वास होता है वैसा आप फील करते हो, ठीक है। यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो हमेशा आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव ही होगी। सो देयर आर टू वे इन विच योर फीलिंग कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन। कैसे? पहला तरीका ध्यान से समझना, द फर्स्ट वन रिफर्स टू अ वे यू फील ऑन अ स्पेसिफिक डे। इफ यू आर फीलिंग वेल ना, सो यू विल कम्युनिकेट एज यूजुअल। इफ यू आर फीलिंग सिक इन अ बैड मूड और यू विल टॉक डिफरेंटली। होता है कि नहीं होता है? आपका मूड जब बहुत अच्छा होता है तो आप सभी से बहुत अच्छे से बात करते हो, खूब खुश रहते हो, लेकिन वहीं जब आपका मूड खराब होता है या जब आप सिक होते हो, आप किसी रीजन से आपको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है या आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो आप कैसे लो साउंड करते हो, आपका मूड भी सही नहीं होता है, आप हर तरीके से किसी से भी उसी खुश मिजाज बात नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब उसी तरीके से जैसे आप हैप्पी मूड में बात करते हो, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई। सो देयर इज अ वे ऑफ फीलिंग, सिंस योर वेलबींग चेंजेस इट ट्रांसफॉर्म्स योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आपका वेलबींग बदलता है तो आपका बात करने का, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका भी बदलता है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब दूसरा पॉइंट क्या है? द सेकेंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फीलिंग रिफर्स टू हाउ यू फील अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो? सो व्हेन यू जेन्युइनली like someone, you communicate with him in very positive way. अब ये होता है ना जनरली क्लास में, कोई टीचर यदि आपको बहुत अच्छे से समझाता है या उस टीचर की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो आप हमेशा उससे पढ़ने के लिए जो है इच्छुक रहोगे कि यस वही टीचर आना चाहिए, उसी से समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता है, ठीक है। और उससे आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही चीज़ें मिलेंगी और आप उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, क्लियर, और अच्छे से बात करोगे। लेकिन वही यदि मैं बात करूँ कि आपको यदि किसी पर्सन का कुछ बातें समझ नहीं आती तो आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करोगे, आप उसके लेक्चर अटेंड भी नहीं करोगे, आप उससे कांटेक्ट भी नहीं करोगे, आप उससे इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करोगे। और ऐसा जनरली होता है। आपकी क्लास में यदि कोई फ्रेंड्स भी है, सपोज कि आपके साथ में 5 फ्रेंड्स है, अब 5 में से 2 फ्रेंड्स आपके इतने क्लोज है कि उन दोनों फ्रेंड्स के साथ बात करना आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप जनरली उनको लाइक करते हो, उनकी बातें आपको अच्छी लगती है। लेकिन वहीं कुछ 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, भाई उनको सुन लिया मतलब ये कि आपका पूरा दिन बेकार, आपको पूरा दिन उनको झेलना होता है। ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ बता रही हूँ कि हाउएवर व्हेन यू इंटरैक्ट विद समवन यू डू नॉट लाइक योर स्टाइल एंड बॉडी लैंग्वेज चेंजेस। समटाइम्स कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो इरिटेटिव होते हैं, जो आपको ऐसा लगता है यार इससे बात कर लिया तो पूरा दिन इरिटेटिव जाना है, मतलब आपको सुनकर उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती है। इट हैपेंस ना समटाइम्स। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप किसी के साथ मिलते हो, आप किसी से बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है, हाउ डू यू फील ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। अब दूसरी चीज, यदि आपको किसी से बात करने से अच्छा लग रहा है, आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लग रहा है, आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है तो आप उससे बातचीत करते हो, तो ये आप एक बिलीफ सेट कर लेते हो। मेरी बात समझ में आई? चीजों को देखकर एनालाइज करना, लोगों को देखकर एनालाइज कर पाना, उनसे बात करना, और ये सब आपके बिलीफ को, आपके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो पूरा खेल जो है हमारे परसेप्शन का, वो इस बिलीफ पे आके खत्म होता है। मतलब जैसी आपकी सोच, जैसा आपका विश्वास, वैसा आपका पर्सपेक्टिव। अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर का यही एक मोटिव है। तो बिलीफ की यदि बात करें तो बिलीफ एक विशियस साइकिल है, मींस कि आर यूनिक पर्सपेक्टिव्स विद विच एंड वी इंटरप्रेट एनी मैसेज और इवेंट स्टेम्स फ्रॉम आवर बिलीफ सिस्टम।
ओके, सो बिलीव्स शेप आवर बिहेवियर विच इन टर्न अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन स्टाइल। आपने मान लिया कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, इससे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ पढ़ाई करके मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे पढ़ाएगा, या मैं इसके साथ पढ़ूंगा तो मैं टॉप करूंगा, या मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरा लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा। इट मीन्स कि आपका बिलीफ है, जब जाके आप ये विश्वास कर पा रहे हो और आप उसके बारे में अच्छा सोच पा रहे हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर बिलीफ दैट शेप्स आवर बिहेवियर। Okay, our communication style elicits responses from others and determines the result of an interaction, and the reaction further reinforce our belief. अब ये जो belief है वो vicious cycle कैसे है, यहाँ देखो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका विश्वास है, वैसा आपका बिहेवियर होगा। अब जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसे ही आप बातचीत करोगे। भाई किसी पर्सन को लेकर आप अच्छा सोचते हो तो उससे आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप अच्छी बातचीत करोगे, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल सही होगा और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। भाई वो भी आपको सही रिजल्ट देगा, है ना, वो भी आपसे उसी वे में रिस्पॉन्स बात करेगा। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन वही यदि आपने उस सेम पर्सन से एक दिन गुस्से में बात कर ली, या उससे लड़ाई झगड़े कर लिए, या व्हाटएवर आपने कुछ गलत तरीके से बातचीत किया, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा। एंड तो दिस हैपेंस एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन योर बिलीफ। अभी एग्जाम्पल समझो। रोहन बिलीव्स दैट नोबडी लाइक्स हिम। जो मैंने कहानी से शुरुआत की थी इस सेशन की, कि रोहन जो स्टूडेंट था वो ये समझता है या वो ये जानता है कि उसको कोई लाइक नहीं करता है। विवान ना, सो ड्यू टू दिस बिलीफ इट डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड स्टे अलूफ। ठीक है, वो ये मानता है कि भाई उसको कोई पसंद नहीं करता है, क्लास में उससे कोई बातचीत नहीं करता है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यहाँ हम विवान की बात ले लें, ठीक है, जिससे हमने क्लास स्टार्ट किया। तो विवान जो जिसको डाउन सिंड्रोम था, यदि वो ये मान ले कि मेरी बीमारी की वजह से मुझसे कोई बातचीत नहीं करता है, मेरे पास कोई नहीं आता है, तो वो हमेशा अलोन ही रहेगा जब तक कि वो खुद से ट्राई नहीं करेगा किससे बात करने की। ओके, तो ये बात समझ में आई कि हम जैसा सोच लेते हैं, हम जैसा मान लेते हैं। आपने मान लिया कि आपका मैथ्स वीक है और अब आप ट्राई भी नहीं करोगे, आपने मान लिया कि आपका मैथ्स वीक है, तो बेटा वो हमेशा वीक रहेगा, है ना। तो आपका बिलीफ आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आपकी बिलीफ सही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बिलीफ सही आपकी स्ट्रेंथ कम होती है। आपने मान लिया कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, मैं क्लास में स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूं, तो आप नहीं दे सकते हो, सिंपल सी बात है। वहीं यदि आप ये मानते हो कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि he usually behaves aggressively because he thinks that this is the only way to show his resentment towards others. Because of this behavior and communication style, people avoid interacting with him, and responses is his belief that nobody likes him. तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा बंदों से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखो, अपना विश्वास पॉजिटिव रखो, सामने वाले से रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव ही मिलता है। सो देयरफॉर द बिलीफ सिस्टम इज अ विशियस साइकिल। जो मैंने बताया कि बिलीफ एक विशियस साइकिल है ना, एंड कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ अनलेस वी मेक अ कॉन्शियस डिसीजन एंड पुट अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट टू दिस। ओके, जब तक कि आप एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट लगाते रहोगे तब तक आपको क्या मिलेगा? सही आंसर और सही ही कम्युनिकेशन मिलेगा, है ना। सो दिस चेंज विल हेल्प अस टू थिंक, बिहेव एंड कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। मोरओवर अ चेंज इन हाउ वी एक्ट एंड कम्युनिकेट विल चेंज द वे वी पीपल ट्रीट अस। जब तक कि आपका बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक आपके साथ में सब सही चलेगा, लेकिन जैसे आपने सोचना समझना, आपका विश्वास बदला, तो चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। ओके जी, नाउ डॉक्टर एरिक बर्नेस थ्योरी ये कहती है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अप्लाई describes the effect on our belief system or on our behavior, कि यहाँ पे जैसा आपका विश्वास होता है वैसा आपका बिहेवियर होता है। ये एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है जो उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी आप सोच रहे हो क्या, तो बेटा ये तो लाइन उन्होंने कही है, इसका मतलब सिंपल इतना है, दिस थ्योरी सेड दैट हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स एंड हाउ वी रिलेट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, कि हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में और हम कैसे रिलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने 4 लाइफ पोजीशंस इसके लिए सजेस्ट किए। अब ये 4 लाइफ पोजीशंस है क्या? वो 4 लाइफ पोजीशंस ये है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि भाई मैं सही हूं, सामने वाला सही नहीं है, या फिर मैं सही हूं, सामने वाला भी सही है, या फिर आई एम नॉट ओके, मैं ओके नहीं हूं और सामने वाला यू आर नॉट ओके, आपसे जो बातचीत कर रहा है, आपका जो फ्रेंड है वो भी सही नहीं है। आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 सिचुएशंस बनती है, 4 लाइफ पोजीशंस है जो उन्होंने बताई हुई है, जिसके बेसिस पे कुछ इस तरीके से अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अब इसको एक एग्जांपल से पहले समझ ले। सपोज मैंने कहा आई एम नॉट ओके,
आई एम नॉट ओके मीन्स व्हाट, कि आई डू नॉट बिलीव इन माई ओपिनियंस, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो समझती हूँ, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। ओके, मेरे डिसीजंस मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं, मैंने जो डिसीजन लिया मुझे उस पर डाउट है, सो आई एम नॉट ओके। बट मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है भाई उसके डिसीजंस हमेशा सही होते हैं, वो जो सोचती है वो काम हमेशा परफेक्ट होता है। सो आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। This is the life position that you are okay. I think you are superior than me and you have better judgment than me. ओके ऐसे कुछ 4 लाइफ पोजीशंस जो है डॉक्टर एरिक्स ने यहाँ पे बताए हुए हैं। अब इसको कैसे आप समझोगे, ये देखो, आई एम ओके, यू आर ओके। यदि मैं इसकी बात करूं तो आई एम ओके, यू आर ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा, असर्टिव होगा, ऑब्वियस असर्टिव होगा, क्योंकि मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, और जो दो बंदे पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी सही होता है, उनका बिहेवियर क्लियर एंड काम टोन का होता है, और ये जो आउटकम निकल के आती है उससे वो भी प्रोडक्टिव आउटकम होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव थिंकर्स के साथ में कम्युनिकेट रहो। आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि क्लास में ऐसे बच्चों के साथ बैठो जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, जो मस्ती कम करते हो, जो पढ़ाई में अच्छे हो, बोलते हैं कि नहीं। तो यू आर ओके एंड आई एम ओके, सो उस केस में आपका ध्यान भी बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और हमेशा आप अपनी पढ़ाई को लेकर सही रहोगे। सो दिस इज द फर्स्ट लाइफ पोजिशन। सेकेंड इज आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरा मैथ्स बहुत वीक है एंड मेरा तो मैथ्स कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, पता नहीं कैसे मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। तो और आपके पास में जो आपका फ्रेंड है उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो हमने यहाँ पे वो बात कर ली कि मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन तुम ठीक हो, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो पैसिव होगा एंड लिटिल बिट नर्वस भी होगा, और बिहेवियर आपका कैसा होगा, यहाँ पर हेजिटेट होगा टू असर्ट आइडियाज एंड पुट इन एडिक्वेट एफर्ट्स। अभी आपने सोच लिया कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप नर्वसनेस फील करोगे, एंड सिमिलरली कि कोई क्वेश्चन यदि टीचर ने दे दिया तो वहां हेजिटेट भी फील करोगे, अंडरस्टूड। सो यहाँ जो आउटकम निकल के आएगी वो नॉट प्रोडक्टिव, आपका मैथ्स फिर अच्छा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि काम को करने से पहले निगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो ना। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती भी है, पॉजिटिव रहोगे तो उसको ओवरकम कर पाओगे, निगेटिव रहोगे तो और उल्टा करोगे। ठीक है, चलो थर्ड है आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। मैं ठीक हूं बट आप ठीक नहीं हो। यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव टोन आ जाता है कि भाई मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा जो सोचने समझने का नजरिया वो गलत है। ओके, सो आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल्स लिटिल बिट अग्रेसिव, बिहेवियर आपका लाउड एंड एग्री, एंड आउटकम आपका अगेन यहाँ पे नॉट प्रोडक्टिव। एंड लास्ट इज आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, दोनों ही ठीक ठाक नहीं है, तो यहां भी जो आपका आउटकम होगा वो कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही निगेटिव, हम बोल सकते हैं कि निगेटिव पर्सन्स वी आर हियर। ओके, सो कम्युनिकेशन स्टाइल जो होगा आपका वो पैसिव अग्रेसिव होगा, इवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ आउटकम आपकी नहीं निकल के आनी, तो इट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो हमने यहाँ पर कुछ पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख लिए, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, विजुअल पर्सपेक्टिव, प्रेजुडाइज, है ना। वही अभी हमने एक और देखा यहाँ पर क्या, लास्ट वाला आपका फीलिंग्स एंड बिलीव्स। सो होपफुली आपको सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए और इस चैप्टर का मोटिव क्लियर हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूँ चैप्टर को तो सिंपल सी बात है, जैसा आप सोचते हो, जैसे आप फील करते हो वैसा ही आपका बिहेवियर होता है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी काम को नहीं कर पाते हो तो उससे सीखो, गलती से सीखोगे तभी तो आगे गलती रिपीट नहीं करोगे ना। तो यही कहलाता है आपका पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा चीजों को सही सोचोगे, सही समझोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे। ओके जी, मिलेंगे अगले सेशन में इसी यूनिट के नए चैप्टर के साथ में और फिर इस यूनिट को यहाँ पे खत्म करेंगे। टिल देन स्टे योर स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।